हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम आपके लिए कुछ लाए हैं और आपने थंबनेल पर देखा होगा कि क्या लिखा हुआ था, तभी तो आपने क्लिक किया इस वीडियो को कि मैं आपके सामने एक, क्योंकि आप क्लास 12th में जा चुके हो और एक क्लास 12th के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होते हैं, क्योंकि क्लास 12 के तुरंत बाद जेई मेंस या नीट के एग्ज़ाम में बैठना होता है। अब उसके सामने दो टारगेट है कि क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज भी आने हैं और उसके बाद जेई मेंस या नीट एग्ज़ाम भी क्रैक करना है। अब उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस का भी ज़रूरत होता है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, और क्योंकि अगर आप प्रॉपर गाइडेंस से नहीं पढ़ते हो तो सुनो, पढ़ने से बेहतर ये है कि राइट डायरेक्शन में पढ़ा जाए। पढ़ते तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ाई में कुछ कमी रह जाती है क्योंकि वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं पढ़ते हैं, एक गाइडेंस के मुताबिक नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने एक वीडियो में लेकर आया हूँ कि एक बच्चों के सामने एक प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए क्लास 12 के बच्चों को, कि ताकि अपने क्लास 12 में 90% से ज़्यादा परसेंटेज लाएं और नीट और जेई मेन जैसे एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकें। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी लाया हूं, उसके जो क्या क्या की पॉइंट्स है वो आपके सामने मौजूद है। ज़रा इसको ध्यान से देखो और एक एक बात को समझना और इसको नोट करना, और इसी के मुताबिक आपको फॉलो भी करना है। देखो क्या है यहाँ पर, ध्यान से। सबसे पहले जब आप 12 क्लास में पहुंच गए हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस के बारे में कि क्लास 12 में कि कौन कौन से सिलेबस हैं, फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बायोलॉजी में क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी रखो, क्योंकि अगर सिलेबस के बारे में पता है तो आप पढ़ते जाओगे और ये आपको अंदाज़ा भी लगेगा कितना पढ़े हो और कितना बाकी है। तो इस तरह के कैलकुलेशन करने में बड़ा आसानी हो जाती है, ठीक है। और सिलेबस के साथ साथ जब आप जानकारी ले लिए हो तो मैं कहूँगा कि इसका प्रिंट आउट भी कराओ, प्रिंट आउट। और प्रिंट आउट कराकर जिस स्टडी रूम में, जिस घर में आप पढ़ते हो, तो उस स्टडी टेबल के जस्ट सामने उसको चिपका लो, उसको साट लो, ताकि आपको दिखे कि कितना पढ़ रहे हो, सिलेबस पढ़े हो और कितना बाकी है अभी। और दूसरी बात जो सबसे मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, जो आज बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत गलतियाँ कर देते हैं, कि पढ़ने के लिए आपके पास, सुन लो ध्यान से, एक प्रॉपर स्टडी टेबल होना चाहिए। जब आपने पढ़ाई शुरू किया तो स्टार्टिंग से एक प्रॉपर स्टडी टेबल होना चाहिए। होता क्या है कि बच्चे पढ़ने के लिए अपना एक स्टडी टेबल नहीं बनाते हैं, तो बेड पर बैठ गए, तकिया लगा लिए, आराम से ऐसे लेट गए और ऐसे एकदम कॉपी को रख लिए, अब पढ़ रहे हैं। अब बताइए इस तरह से आप पढ़ पाओगे? तुरंत नींद आ जाती है। कुछ तो ऐसे हैं कि गुनगुनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लगता है कि फिजिक्स को और केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को हिस्ट्री की तरह पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। एक प्रॉपर स्टडी टेबल होना चाहिए, और जब तुम स्टडी टेबल रखोगे तो रिवीजन करोगे, और रिवीजन करना है लिख लिख कर। हिस्ट्री की तरफ पढ़ कर रिवीजन नहीं करना, लिख लिख कर, न्यूमेरिकल्स को लिख लिख कर बनाओ और डेरिवेशन को लिख लिख के करो। फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस आते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं। तो प्रॉपर स्टडी टेबल होना चाहिए और उसके सामने सिलेबस होना चाहिए। दूसरा क्या है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर वाइज रीडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब जब आपने स्टार्ट किया है पढ़ना तो शुरू से ही, जैसे आपका क्लास 12 स्टार्ट हुआ तो जो चैप्टर आप पढ़ते हो उसको स्टार्टिंग से घर पे आकर रीडिंग दो, ताकि आपको पता तो चले कि आपके एनसीईआरटी में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो रीडिंग दोगे और फिर क्लास में पढ़ोगे तो पढ़ने का और मज़ा आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से टेक्स्ट बुक भी पढ़ो और सिलेबस के बारे में, एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे तो सिलेबस के बारे में पता चलते रहेगा। उसके बाद डेली, वीकली, मंथली गोल्स होना चाहिए आपके पास। डेली का, वीकली और मंथली गोल्स भी होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई गोल ही नहीं है, आज पढ़ कर आए हो, रात में क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, इस हफ्ते में क्या पढ़ना है, इस मंथ में क्या करना है, कोई गोल नहीं है, तो समझो को फिर आप प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं चल रहे हो। अब सवाल है कि सर ये बताइए कि डेली कैसे पढ़ें। डेली, तो डेली के लिए मैं एक बात बताता हूँ। क्लास के बाद जब तुम आते हो तो आप घर पे आकर उसको रिवीजन करो। रिवीजन कहाँ करना है? स्टडी टेबल पर।
कैसे करना है? लिख लिख कर। पहले जो भी नोट्स में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि इस न्यूमेरिकल में ये दिया था, ये पूछा, तो इस तरह से आइडिया लग जाता है कि क्या देता है, मतलब क्या चीज़ देगा तो जो निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो एक नया क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप अच्छे तरीके से सोच पाओगे। रिवीजन करो, जो आपको होमवर्क मिलते हैं क्लास में उस होमवर्क को आकर घर पे करो। तो ये डेली गोल्स में रखो, रिवीजन करो, होमवर्क करो और एनसीईआरटी किताब भी पढ़ लिया करो। वीकली गोल में क्या है कि एक मरतबा पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा है तो हफ्ते के एक दिन आप उसको एक मरतबा रिवीजन कर लो। और मंथली गोल में क्या है कि मंथली गोल में रिवीजन एक पूरा चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कर लो और उसके बाद से जो आपके टेस्ट होते हैं मंथ के लास्ट में एक टेस्ट भी दिया करो, ताकि अंदाज़ा लग जाएगा कि उस चैप्टर में आपने कितना सीखा, कितना आपसे क्वेश्चन बन रहा है। तो मंथली टेस्ट और पूरा रिवीजन। और डेली में क्या है कि आपको डेली का डेली रिवीजन करना है, जो पढ़ के आते हो क्लास से, होमवर्क करना है और एनसीईआरटी पढ़ना है। और वीक में क्या होगा कि उस हफ्ते में जितना आपने पढ़े हैं वो सब के सब एक मरतबा रिवीजन कर लो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जब आप टेस्ट में बैठोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब होता क्या है कि आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे पीछे भूलते जा रहे हो, तो अगर किसी टेस्ट में आपको बैठा दिया जाए तो फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा। जितना रिवीजन करते हैं बच्चे उतना उनका वो चैप्टर स्ट्रांग होता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अभी कुछ आगे भी पॉइंट है, जरा देखो। 5वां पॉइंट समझो, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। जैसे मान लेते हैं कि आप पीसीएम वाले हो तो आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन होता क्या है अक्सर देखने को मिलता है कि बायोलॉजी में बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, नीट वाले तो देखो खूब बायो पढ़ रहे हैं, खूब बायो पढ़ रहे हैं, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री उस पर कुछ खास ध्यान नहीं है, तो इससे भी नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि मान लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट है, 3 में आपका एक स्ट्रांग होना चाहिए और अच्छे तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बात लिखा है, बात क्या लिखा है कि मास्टरी इन 1, माने एक में महारत हासिल होनी चाहिए, बट गुड इन रेस्ट। बाकी जो आपके ये सब्जेक्ट हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मान लेते हैं बाकी, तो वो कम से कम अच्छा होना चाहिए। तो देखो मैं मास्टरी का मतलब आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं उस सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं 180 मार्क्स का, 180 मार्क्स का, तो इसमें अगर आपसे गलत भी होते हैं तो कम से कम 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन गलत होने चाहिए, 8 से 10 नंबर गलत होना चाहिए, बाकी आपको नंबर आना चाहिए। अगर पूरा में पूरा आ गया तो बढ़िया है, तो अगर गलत हो तो 8 से 10 बस, तब माना जाता है कि उसमें मास्टरी है। और बाकी अगर मान लेते हैं जो रेस्ट है, जो बाकी रेस्ट है, रेस्ट सब्जेक्ट, तो अगर वो मान लेते हैं 180 का है तो इसमें कम से कम 150 आना चाहिए, कम से कम 150, तब जाके जो आजकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप क्रैक कर सकते हैं, जैसे नीट एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, और एक में अगर महारत हासिल है तो खूब बढ़िया, ये कोई ख़राब बात नहीं है। आगे देखिए, इसके बाद ध्यान से देखो, प्रॉपर नोट्स फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से अपने नोट्स पे ध्यान देना, उसको प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, और एटलीस्ट ध्यान देना एटलीस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चंस होने चाहिए उस नोट्स में। आजकल होता क्या है कि जो थ्योरी लिखवाए जाते हैं बच्चे उसी को नोट्स में लिख लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, उसको नहीं लिखते, किसी और कॉपी में लिख देते हैं। आज जब वो रिवीजन करने बैठते हैं तो बस वो थ्योरी पढ़ के काम निकाल लेते हैं। नहीं, थ्योरी के साथ साथ वो क्वेश्चंस भी रिवीजन होना चाहिए। तो अगर एक जगह आपके पास अगर एक ही नोट्स में थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चंस भी हैं, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाता है कि रिवीजन में एक जगह आपको मिल जाते हैं। तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चंस भी उसमें होने चाहिए, और ताकि उससे क्या हो जाए कि आपका जब रिवीजन कर रहे हो तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी हो जाए, ताकि वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग महसूस हो। उसके बाद प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग फर्स्ट रिवीजन। हम फर्स्ट रिवीजन क्यों लिखे हैं, सुनो ध्यान से। जब आप फर्स्ट टाइम पूरा रिवीजन करने बैठ रहे हो, चाहे मान लेते हैं कि आप मंथ के लास्ट में चैप्टर को रिवीजन कर रहे हो पूरा शुरू से, स्टार्टिंग से, तो अब उस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक शॉर्ट नोट्स बना लो। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा साल में आपका शॉर्ट नोट्स बन गया, और जब आप फाइनल एग्जाम में बैठने जाओगे नीट या 12th एग्जाम में, तो एक मरतबा शॉर्ट नोट्स को देख लेना, कम समय में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स भी बनने चाहिए, बहुत काम का चीज़ होता है शॉर्ट नोट्स।
और उसके बाद यहाँ पर देखो PYQs, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपको बनाना है, एकदम चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नहीं पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा तब बनाएंगे प्रीवियस ईयर, तब अच्छा कर जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है बाबू। आप पहला चैप्टर पढ़ो, तो पहला चैप्टर का सुनो, अपने बोर्ड जो आपके बोर्ड हैं और साथ साथ नीट एग्जाम में बैठना चाहते हो तो नीट या जेई, तो बोर्ड का PYQ साथ में बना लो और नीट का भी PYQ साथ में कर लो। इससे क्या होगा कि चैप्टर वाइज आपका दोनों चलेगा और जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका ये PYQs भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका बोर्ड में खूब अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे और नीट में तो आपका सिलेक्शन होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो साथ में दोनों PYQs लेके चलो, तब मजा आएगा पढ़ने में। कुछ मत रखो पेंडिंग कि बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं होगा बाद में प्रेशर आ जाएगा, बस परेशान हो जाओगे। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग से ही आपको PYQs चैप्टर वाइज बनाने हैं। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 क्या लिखे हैं, ध्यान से एकदम देखना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। देखो ये तुम 8 पॉइंट तक खूब ध्यान दे रहे हो और पॉइंट नंबर 9 पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर डिस्टर्बिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट का मतलब बाबू ये होता है कि आजकल आप सबको पता है कि बच्चे खूब गेम्स खेल रहे हैं, खूब बैठकर खूब मज़ेदार लगे हुए हैं, तो गेम्स में टाइम मत बर्बाद करो। दूसरा IFW, बच्चे तो IFW पे धूम मचा कर रखे हुए हैं। अरे यार तुम अभी ISC में हो, ISC पे ध्यान दो, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस पर, तब बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे और नीट निकालोगे। IFW से कोई फायदा नहीं है अभी। IFW का मतलब सर ये क्या होता है? IFW इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप से बचो। और दूसरी बात जो आजकल खूब चला हुआ है ये प्यार मोहब्बत, आहा, अरे सर ये कैसे छूटेगा सर प्यार मोहब्बत? अरे छोड़ना पड़ेगा तुमको, नहीं छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये प्यार मोहब्बत का चक्कर अभी छोड़ दो, निकाल लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। फिर जब तुम कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में जाना तो वहाँ पे अगर धूम मचाना है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत कर लेना। अभी करोगे तो नुकसान हो जाएगा, कॉलेज में जाके कर लेना। कोई डॉक्टर मिल जाएगी तो डॉक्टर से हो जाए शादी और उसके बाद से खतरनाक हॉस्पिटल खोल लेना। अब खोलने के बाद से धूम मचा कर रख देना। बहुत सारे डॉक्टर हैं कि कॉलेज में जाने के बाद से किसी डॉक्टर से सेटिंग हो जाती है, शादी कर लेते हैं, लाइफ सेटल, बीवी भी डॉक्टर, हस्बैंड भी डॉक्टर। अभी नहीं, अगर अभी करोगे तो फिर कॉलेज में नहीं पहुंच पाओगे, अपने गांव के गलियों में घूमते रहोगे पूरा 1 साल 2 साल और लोग पूछें क्या कर रहे हो तो तुमको पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हम, समझे? तो ये गेम्स IFW और ये प्यार मोहब्बत से बचो, समझे? क्योंकि आपके घर वाले भी चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो और इंजीनियर बनो। जिस दिन बन जाओगे तो आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे और घर के खुशी के लिए काम करो। एक तो तुम्हारा भी लाइफ बन जाएगा और घर के लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो मैंने जो बताया है पॉइंट्स उस पर ध्यान दो, और ध्यान दोगे तो मैं बताता हूँ कि आपको 90 एबव और नीट निकालने में कोई आपको रोक नहीं सकता है। 90 एबव% बोर्ड में और नीट और जेईई मेंस निकलेगा अगर इन पॉइंट्स पर ध्यान दे दोगे। लिख लो इसको और इसके मुताबिक चलो। अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा, ज़रा देखो ध्यान से। जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, रफ ग्राफ। ये हो गया आपका टाइम और ये हो गया आपका रेट ऑफ स्टडी, और ये स्टडी किसमें? राइट डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो कुछ स्टूडेंट के साथ क्या होगा। जब क्लास 12th वो स्टार्ट करते हैं तो शुरू में एकदम आगे बढ़ेंगे खूब तेजी में, उसके बाद से जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है तो कहीं कहीं क्या हो जाएंगे, उनका इंक्रीमेंट रुकेगा, कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो स्टूडेंट उसी तरीके से अपने एनर्जी को मेंटेन रखेंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा कि उनका ग्राफ उठेगा।
फिर उनके साथ ऐसा होगा कि एक ऐसा वक्त आएगा कि थोड़ा सा आगे जाके डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर एनर्जी मेंटेन है, हौसला है, तो यहाँ से अपने ग्राफ को उठाएंगे और एक ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस और नीट या जेई में धूम मचा कर रख देंगे। हिम्मत मत हारना। अगर तुम्हारा पढ़ाई कांस्टेंट भी होता है तब भी चलते रहो, देखना एक ऐसा वक्त आएगा तुम ऊपर उठोगे। अगर कहीं डाउन भी होते हो तब भी हिम्मत मत हारना, वहाँ से तुम देखने का ऐसा वक्त आएगा कि आगे बढ़ जाओगे। बस जो मैं स्ट्रेटजी आपके सामने रखा हूँ उस पर ध्यान देना। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कौन से स्टूडेंट सर? अब देखो, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये ग्राफ जो है ना, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है उन स्टूडेंटों के लिए। शुरू में तो 12th में एंट्री मार दिए, खूब जोश में आगे बढ़ें, उसके बाद से आगे बढ़ें। यहाँ पे क्या हुआ, IFW पर ज़्यादा ध्यान या प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए। और ये प्यार मोहब्बत अक्सर पता है कहाँ से प्यार मोहब्बत होते हैं? आजकल हो रहे हैं IFW से, इंस्टाग्राम फेसबुक से प्यार मोहब्बत खूब हो रहे हैं। चक्कर में पड़ गए और ऐसा धड़ाम से गिरेंगे कि गिरते यहाँ पे पहुँचेंगे। अब पहुँचने के बाद सर के पास जाएंगे, सर हम तो बर्बाद हो गए सर। तो सर बोलेंगे बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट से बचो, तुमसे मैंने पहले ही कहा था। तुम शुरू में खूब जोश में आगे बढ़ रहे थे, अब तो डाउन हो गए। क्यों? प्यार मोहब्बत IFW के चक्कर में पड़ के टाइम बर्बाद कर दिए। तो ऐसा धड़ाम से गिरोगे कि अब यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम आ जाएंगे, नीट के टाइम आ जाएंगे। तो नीट तो दूर की बात छोड़ ही दो, अब तुम्हारे लिए होगा कि भाई बोर्ड ही कैसे पास कर लें। डूबने वालों के लिए तिनका का सहारा चाहिए। तो ये भाई साहब आके सर से बोलेंगे, सर हमको कोई गेस पेपर दे दो ताकि हम लोग पढ़ के पास कर जाएं। इनकी औकात यही रह जाएगी। किन की औकात? ये IFW और प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ने वाले की औकात यही रह जाएगी। लास्ट में गेस पेपर के चक्कर में पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ कि बच्चों, जिंदगी में कभी इंक्रीमेंट रुक भी जाता है, लेकिन एनर्जी के साथ मेहनत करो, इंक्रीमेंट बढ़ेगा। जिंदगी में कभी ऐसा होता है इंक्रीमेंट घटता भी है, लेकिन उसी के साथ मेहनत करते रहो, बढ़ जाओगे। बोर्ड भी क्लियर, नीट भी क्लियर। इस पे ध्यान देना। तो मैं आप सभी को एक बात कहूँगा कि आपने यहाँ पे वक्त दिया, अपना टाइम दिया, मेरे बातों को आपने सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत मोटे मोटे अक्षर में थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मेरे पॉइंट्स को अच्छे से लिखकर आज से ही शुरू कर दो, अपने पूरे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू करो। तुमसे मैं बता रहा हूँ, आपको नीट एग्ज़ाम को निकालने और जेईई एग्ज़ाम को क्रैक करने में और बोर्ड में अच्छा परसेंटेज लाने में कोई रोक नहीं सकता। ओके, थैंक यू।